Hello, everybody. Namaskar to you all. I am Dr. Nubhai Soni again with you to continue the discussion on fundamental rights, particularly Article 19 and its grounds for restriction specified under subclass 2 to 6. Very important, very significant to understand the know how and the exercise and the enforcement of the Article 19, the right to freedom. पिछले हमारी जो बैठक हुई थी आपके साथ, जो चर्चा हुई थी, उसमें हमने आपको स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमने आपको 6 प्रकार के राइट टू फ्रीडम बताए थे। 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा की थी और हमारी चर्चा को हमने विराम दिया था कि भाई अगली चर्चा में, अगली बैठक में हम इसके उन ग्राउंड्स पर चर्चा करेंगे, उन आधारों पर चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत ऐसे अधिकारों के पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसे अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहले ही आपसे मैंने निवेदन किया था कि साहब ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। It is not absolute rights given or guaranteed under Article 19 is the right to freedom. मतलब निरपेक्ष नहीं है। मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं कहने का मतलब है कि इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आत्यंतिक नहीं है। ऐसा नहीं कि अधिकार आपको दे दिया गया तब इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसा चाहें वैसा उपयोग करें, ऐसा कुछ नहीं। इनके ऊपर प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। सरकार ऐसा कानून ला सकती है जिसके अंतर्गत आपके स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत, वे कौन से आधार हैं जिनके अंतर्गत जो स्टेट है, राज्य है, राज्य कहने का मतलब हम उसको प्रदेश के अर्थ में न लें। राज्य कहने का मतलब यहाँ पर सत्ता से है, सरकार से है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, है ना। तो स्टेट जो है वो किन परिस्थितियों में, किन आधारों पर ऐसे स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने के लिए, उसे कम करने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए किन आधारों पर कानून बना सकती है, किन आधारों पर उस प्रतिबंध लगा सकती है, ये आज के चर्चा का विषय है। तो आपसे मैं निवेदन कर दूं कि आप आर्टिकल 19 के जो सब क्लास 1 है और सब क्लास 2, अपन पहले सब क्लास 1 को देखें। अपन देख चुके हैं उसको ऑलरेडी। सब क्लास 1 में ए, बी, सी, डी, ई और जी, एफ को ओमिट कर दिया गया है। ये इतने में 6 प्रकार के आपको स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, है ना, किसी प्रकार का एसोसिएशन बोलते हैं, संगम, संघ या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की स्वतंत्रता, फिर पूरे भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, फिर आपको कहा गया कहीं भी बसने की, भारतीय क्षेत्राधिकार, भारतीय भूभाग के भीतर कहीं भी बसने की, है ना, स्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता, और आखिरी में कहा गया है किसी भी व्यवसाय को, किसी भी आजीविका को, व्यापार को, है ना, करने की, चलाने की स्वतंत्रता। ये 6 आपको राइट टू फ्रीडम, एक जो संपत्ति का अधिकार है उसको ओमिट किया गया है ना। तो ये 6 जो स्वतंत्रता के आपको अधिकार दिए गए हैं, ये आप देखेंगे किताब में तो आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 में है। 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, 1 का ई और 1 का जी, एफ को ओमिट किया गया। अब इसको अपन चर्चा कर चुके हैं। अब अपन आ रहे हैं, चूंकि प्रतिबंध लगाने के कौन कौन से आधार हैं, तो ये आधार जो हैं वो बताए गए हैं इसी आर्टिकल 19 के सब क्लास 2 में। देखिए, सब क्लास 2 से लेकर के सब क्लास 6, 2, 3, 4, 5 और 6, ये जो सब क्लास हैं आर्टिकल 19 का, जो सब क्लास 2, सब क्लास 3, सब क्लास 4, सब क्लास 5 एंड सब क्लास 6 प्रोवाइड the grounds, certain grounds, specific grounds for imposing a restriction over the fundamental rights given under Article 19(1). Okay.
तो मतलब आज की हमारी चर्चा का जो केंद्र है वो है, केंद्र बिंदु जो है वो है आर्टिकल 19 का सब क्लास 2 से लेकर के सब क्लास 6 तक, जो हमको उन आधारों को बताता है जिन आधारों पर हम एक भारतीय नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। सरकार जो है उस प्रतिबंध की परिस्थितियों में लगा सकती है। उन आधारों की चर्चा इसमें की गई है। तो चलें उसको एक के बाद एक देखें। तो देखिए सब क्लास जो 2 है, आर्टिकल 19 का जो सब क्लास 2 है, उसका संबंध वो किसका करस्पॉन्डिंग ग्राउंड से, किस पे प्रतिबंध लगाने का करस्पॉन्डिंग ग्राउंड से। तो देखिए साहब, आर्टिकल जो 19 में जो ए है, जो आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है ना। देखिए आर्टिकल 19 का जो 19 का जो 1 है, सब क्लास 1, उस सब क्लास 1 का ए आपको क्या देता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस पर प्रतिबंध लगाने वाला जो करस्पॉन्डिंग सब क्लास है वो है सब क्लास 2, 19 का सब क्लास 2। 19 का जो सब क्लास 2 है वो 19 के सब क्लास 1 ए में जो आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आधार बताता है ना। तो आर्टिकल 19 का सब क्लास 2, इसको फोकस करें। अब ये सब क्लास 2 जो है वो आपको उन आधारों को बताता है जिन आधारों पर आप एक व्यक्ति की बोलने की या उसके जो वाक एवं अभिव्यक्त करने की जो एक्सप्रेशन का जो उसको फ्रीडम जो दिया गया है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये सब क्लास 2 बताती है। तो सब क्लास 2 में 8 आधार हैं साहब ना। सब क्लास 2 provides 8 grounds for imposing restriction over the fundamental rights given under article 19(1)(a। ठीक, अब वो कौन कौन से ग्राउंड है? तो पहला जो आधार है ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो पहला जो आधार मैं जिसको बताने जा रहा हूं वो है सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और ऑफ द स्टेट। पहला जो आधार है, मैं उसको पहला आपको बता रहा हूं, हो सकता है वो आपको आधार के रूप में आगे पीछे मिले, कोई दिक्कत नहीं। सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और ऑफ द कंट्री और स्टेट। सॉवरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता और इंटीग्रिटी का मतलब होता है उसकी अखंडता। किसकी? देश की, राज्य की, है ना। राज्य की अखंडता, है ना, और राज्य की संप्रभुता, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एक देश के अस्तित्व के लिए। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री, these factors are very important, vital factor। संप्रभुता यदि आपके पास नहीं है तो आप एक गुलाम देश हैं, क्योंकि आपके पास संप्रभुता नहीं है, आप फिर उपनिवेश हैं, कॉलोनी है ना। और अखंडता, अखंडता क्यों? अखंडता इसलिए कि जब तक आप अखंड हैं तब तक सभी आपके भूभाग आपसे जुड़े हैं, आपकी संप्रभुता को स्वीकार कर रहे हैं। जिस दिन उसमें का कोई खंडित हुआ तो अलग उसकी संप्रभुता अलग हो जाएगी। इस मान के चले कि उसने आपकी संप्रभुता को अस्वीकार कर दिया या किन्हीं राजनीतिक कारणों से वो आपसे अलग हो गया। तो ये संप्रभुता का मतलब होता है आपकी शासन करने की शक्ति, जिसको पूरी दुनिया में, जिसको ग्लोबल रिकॉग्निशन है। भाई जैसे हिंदुस्तान या इंडिया या भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, उसकी संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैंने वी हैव अ ग्लोबल सॉवरेंटी, है ना। हमारी जो सॉवरेंटी है, हमारी जो संप्रभुता है, हमारी शासन करने की जो शक्ति है वो कैसी है? ये पूरे विश्व में हमें मान्यता प्राप्त है। एक इंडिपेंडेंट
सॉवरेन कंट्री के रूप में हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। हमारा राष्ट्र जो है विश्व में एक स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत रखता है और उसे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता भी प्राप्त है। और हमारी अखंडता को आप ऐसे ना बताते हैं कि हमारी अखंडता जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे केरल तक और इधर के जितने गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं वो सब हमारे प्रदेश हैं, है ना। आज की तारीख में हमारे पास 28 प्रदेश है ना, और लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये तमाम अखंड भारत के भूभाग हैं। ये अखंडता है आपकी, है ना, सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी। तो इन दो चीजों को में कोई भी राष्ट्र कंप्रोमाइज नहीं करता, ठीक है। अब आपको जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति और भाषण की जो स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता का यदि आप इस प्रकार से उपयोग करते हैं कि उससे राष्ट्र की अखंडता और उसकी संप्रभुता ही खतरे में पड़ जाती है ना। राष्ट्र की जो अखंडता है वो खतरे में पड़ जाती है। आपकी बातों से अलगाववाद की बू आने लगती है। आपकी बातों से भारत की अखंडता जो है वो खतरे में दिखाई देने लगती है ना। आप संप्रभुता को ही चैलेंज करने लगते हैं। मैंने कुल मिला के कहे तो एक प्रकार से एक विद्रोह की स्थिति आप निर्मित करते हैं। ऐसी स्वतंत्रता आपको नहीं दी जा सकती। किसी भी नागरिक को इस स्तर की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती भाषण और अभिव्यक्ति की कि वो देश के अखंडता और उसकी संप्रभुता को ही खतरे में डाल दे। जब ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो साहब आपके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। फिर आप वहां पर मूल अधिकार की दुहाई नहीं दे सकेंगे। आपको कहा जाएगा साहब आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे अलगाववाद की बू आ रही है, उससे भारत की अखंडता को खतरा पैदा हो गया है, पृथकतावादी दृष्टिकोण आपका दिखाई दे रहा है और आप संप्रभुता को भी खतरे में डाल रहे हैं ना। ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी संप्रभु राष्ट्र इस प्रकार की बातों को मूल अधिकार के नाम पर स्थान नहीं दे सकता, उसके साथ समझौता नहीं कर सकता, ठीक। तो इस आधार पर सरकार आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। अब वो प्रतिबंध जायज है कि नहीं है, ये हर मामले की परिस्थितियों में अलग अलग होता है और माननीय न्यायालय इसको पर निर्णय करते हैं कि वेदर द रिस्ट्रिक्शन imposed by the government is arbitrary or not, it is justified or not. It has to be decided. It is decided by the court, apex court. लेकिन यदि इस प्रकार की कोई बात है तो किसी भी हालत में उसको मूल अधिकार के नाम पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हाल में 2015 के आसपास में एक मामला आया था श्रेया घोषाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें सूचना के अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66A को जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया और कहा कि इस प्रकार का बंधन नहीं लगाया सकता। 66, हालांकि 69 को उन्होंने संवैधानिक घोषित किया, लेकिन 66A को उन्होंने कहा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की जो धारा है वो सरकार को जो अधिकार देती है रोक लगाने की, जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो संदेश भेजे जाते हैं उस पर जिस प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है वो निश्चित रूप से आर्टिकल 19 में जो राइट टू फ्रीडम दिया गया है उसको कर्टेल करती है। ये तो ठीक है, लेकिन एक बात है स्पष्ट रूप से कि यदि अखंडता या संप्रभुता खतरे में पड़ती है तो वो किसी भी स्थिति में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पहला आधार है, ठीक। दूसरे आधार में कहा गया है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा। अभी तो हमने अखंडता और संप्रभुता की बात की, अपन सुरक्षा पे आते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, व्हाट इज द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट?
and how it is maintained, and under what circumstances, on the basis of the security of the state, the reasonable or justified restriction may be imposed. This is the question. तो पहले समझें कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट क्या है, राज्य की सुरक्षा क्या है। देखिए, राज्य की सुरक्षा वो पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर पर निर्भर करती है। कानून एवं व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लोक शांति, लोक सुरक्षा और उसके बाद राज्य की सुरक्षा। तो राज्य की सुरक्षा खतरे में तब पड़ती है जब शुरुआत करें लॉ एंड ऑर्डर जब फेल हो गया, मतलब जब कानून का लागू किया जाना या कानून जो आपने लागू किया था, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, इट इज फेल्ड, तो निश्चित रूप से वहां पर पब्लिक ऑर्डर की स्थिति निर्मित होगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फेल है तो पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी भी बाधित होगी, लोक शांति बाधित होगी। लोक शांति बाधित होगी तो लोक सुरक्षा को खतरा पैदा होगा, और जब लोक शांति और लोक सुरक्षा गंभीर स्वरूप धारण कर लेगी, लोक सुरक्षा की स्थिति जब गंभीर स्वरूप धारण कर लेगी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी फेल हो जाएगी, पब्लिक पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है डिस्टर्ब हो जाए, गंभीर स्वरूप में सीरियसली डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर ये राज्य की सुरक्षा को खतरा प्रदान करती है। फिर राज्य भी सुरक्षित नहीं रह पाता, गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि लोगों को स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर खुली छूट दे दी जाए तो पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी तो खत्म होगी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो राज्य की सुरक्षा है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। और जब राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है तब मान के चलिए कि आपका पूरा प्रशासन, पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, अराजकता की स्थिति आ जाती है। तो स्वतंत्रता के अधिकार का लगभग एक खुला दुरुपयोग होता है। तो ऐसी स्थिति ना आने पाए इसके लिए एक व्यक्ति की, एक नागरिक की, एक नागरिकों के समूह की इस प्रकार की हरकत को स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर सहन नहीं किया जाता। इसलिए बदअमनी फैलने से पहले ऐसे स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित करना, प्रतिबंधित कर देना परम आवश्यक होता है। तो जब कभी भी इस प्रकार की स्थिति आती है, जब हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है वो गड़बड़ा रहा है, तो वहां पर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप जस्टिस हिदायतुल्लाह ने एक पुष्कर मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल और किशोरी मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के मामले में इस बात को कहा था कि लोक व्यवस्था जो है उसका लोक व्यवस्था का मतलब है लोक शांति और लोक सुरक्षा। कानून एवं व्यवस्था एक बड़ा वृत्त है, बड़ा सर्किल है, उसके भीतर पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और पब्लिक सिक्योरिटी आती है। उसके बाद की जो स्थिति है वो स्टेट की सिक्योरिटी की है। यदि आपकी कानून एवं व्यवस्था पहला वृत्त फेल है तो आप निश्चित जानिए कि आपकी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और पब्लिक पीस भी खतरे में है। और यदि पब्लिक पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को आपने मेंटेन नहीं किया, यदि उसमें आप असफल हुए तो गंभीर स्वरूप धारण करेगा, बदअमनी फैलेगी और वो पूरे राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल देगी। तो किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की हरकत स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर नहीं करने दिया जाएगा। कुल बात यह है। इसी बात को बिहार स्टेट वर्सेस सैलवाला के मामले में भी कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा था कि राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा के दायरे में रह करके ही मूल अधिकारों का प्रवर्तन हो सकता है। जब राज्य की सुरक्षा ही खतरे में पड़ गई तो फिर कैसा मूल अधिकार? ठीक, तो इसमें आपने देखा, दो मामले आपने देखे, है ना,
स्टेट ऑफ बिहार से शैलवाला का, है ना। और आपने एक मामला कौन सा देखा? आपने एक देखा मामला पुष्कर मुखर्जी वर्सेस पुष्कर मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का, और किशोरी मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का, ठीक है। एक और मामला भी है उसमें, रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला। ये सारे मामले हैं जो इस स्टेट सिक्योरिटी के ऊपर है। आगे चले, फिर अब होता है फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज। जो हमारे आसपास जो हमारे पड़ोसी देश है ना, उनके साथ में, या जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ में जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, पड़ोसी देश हो या और भी मित्र राष्ट्र हो, उनकी दोस्ती, हमारे जो रिलेशंस हैं उसको खतरे में डालने वाला कोई बयान, कोई भाषण यदि कोई भारत का नागरिक कर रहा है, जिससे हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ या मित्र राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध खराब होने जा रहे हैं, राजनीतिक संबंध, जो हमारे राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो खराब होने जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपके मूल अधिकारों पर, आपके जो स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और प्रतिबंध संवैधानिक माना जाएगा। क्यों? इसलिए कि आपकी संप्रभुता है, आप एक संप्रभु राष्ट्र हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे राष्ट्रों की संप्रभुता नहीं है। उनकी अपनी संप्रभुता है, आपकी अपनी संप्रभुता है। और पंचशील का जो सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है, वो यही कहता है कि हमें अपनी संप्रभुता का के साथ की रक्षा करनी है, और साथ में दूसरे की संप्रभुता का सम्मान भी करना है। तभी तो एक मतलब एक आपका जो ग्लोबल कंसेप्ट है ना, वो पूरा होगा, वो लक्ष्य पूरा होगा, और तभी पूरा विश्व विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। यदि आप दूसरे की संप्रभुता को चैलेंज करेंगे तो एक विचित्र राजनीतिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा होगी, और इसी के परिणाम स्वरूप युद्ध होते हैं, है ना। तो युद्ध को टालना और पूरे विश्व को विकास की ओर ले जाना ही एक सामूहिक लक्ष्य है पूरे देश, पूरे विश्व का। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई नागरिक या कोई नागरिकों का कोई समूह यदि इस प्रकार की कोई बात करे जिससे हमारे जो फ्रेंडली जो रिलेशन है, मित्रतापूर्ण संबंध है, वो अन्य देशों के साथ खराब हो जाए, है ना, तो इस आधार पर भी आपकी स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन इस बारे में जो प्रेस कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर भी आप गौर फरमाएं। जो प्रेस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि किसी राष्ट्र की विदेश नीति, जैसे हमारे देश की जो विदेश नीति है, विदेश नीति का मतलब ही होता है कि दूसरे देशों के साथ हमारे अफेयर्स कैसे होंगे, उसकी क्या पॉलिसी होगी। इसलिए इसको, उसकी मिनिस्ट्री को एक्सटर्नल अफेयर्स कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जो हमारे राजदूत हैं, जो डिप्लोमेटिक एजेंट हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, है ना, इसी पॉलिसी के अंतर्गत काम करते हैं। ये सरकार विभिन्न राष्ट्रों के साथ अपने राजनीतिक संबंध किस प्रकार से निर्धारित करेगी। प्रेस कमीशन का कहना था कि यदि कोई निष्पक्ष या सद्भावनापूर्वक कोई नागरिक, उस प्रेस भी शामिल है, यदि सरकार की विदेश नीति की आलोचना करता है कि भाई ये विदेश नीति आपकी ठीक नहीं है, यदि उसकी आलोचना करता है तथ्यात्मक रूप से, निष्पक्ष तौर पर, सद्भावनापूर्ण तरीके से, तो उसको प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए कि नहीं ये तो आप स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, और आप ऐसा, आपके करने से हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बात प्रेस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कही थी। क्योंकि विदेश नीति की आलोचना की जा सकती है,
विदेश नीति की आलोचना, राष्ट्र की विदेश नीति की आलोचना करने का अर्थ ये नहीं होता कि हम अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग या दुरुपयोग करके मित्र राष्ट्रों के साथ आपके संबंध को खराब कर रहे हैं। ऐसा कहा जाना उचित नहीं होगा, ऐसा प्रेस कमीशन का कहना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप अपने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते समय करने के दौरान कोई ऐसा वक्तव्य न दें, कोई ऐसा लेख न लिखें, कोई ऐसी अभिव्यक्ति न करें जिससे ये प्रतीत होता हो कि जानबूझकर आपने मित्र राष्ट्रों के साथ या पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों को खराब करने की दिशा में इस प्रकार से अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जगन्नाथ वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी कहा गया कि जो राष्ट्र कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस के जो मेंबर्स हैं, उनको इस अर्थ में विदेशी राज्य नहीं माना जाता। अब आगे चलें, ये तो तीसरा आधार हुआ। अपना अगला आधार है वो है पब्लिक पीस एंड ऑर्डर। इसको पब्लिक ऑर्डर भी बोले, लोक व्यवस्था। या राज्य की सुरक्षा के समय चर्चा करते समय हमने पब्लिक ऑर्डर पे बात की थी, वही पब्लिक ऑर्डर है। तो इट इज द पब्लिक ऑर्डर एंड हाउ it can be used for imposing a restriction over the fundamental rights, particularly the right to freedom. It's the matter. पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है लोक व्यवस्था, और लोक व्यवस्था एक व्यापक शब्द है ना। लोक व्यवस्था जो है एक व्यापक शब्द है। रोमेश थापर और स्टेट ऑफ मद्रास में पहले कोर्ट ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि नहीं, लोक व्यवस्था के आधार पर जो है वो इसमें निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बाद में फिर संविधान में संशोधन के द्वारा इस बात को जोड़ा गया उसमें कि लोक व्यवस्था बड़ा व्यापक शब्द है, और लोक व्यवस्था यदि गंभीर हो जाए तो राज्य की सुरक्षा तक में खतरा पहुंचाता है ना। तो पब्लिक ऑर्डर है ना, पब्लिक ऑर्डर क्या है और पब्लिक ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन किया जाए। ओम प्रकाश वर्सेस रेक्स का पुराना मामला है। इसमें कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी पर आधारित है। तो लोक व्यवस्था का मतलब ये होता है कि लोक शांति और लोक सुरक्षा। तो किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार देने के अंतर्गत, किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के अधिकार के अंतर्गत इस बात के लिए छूट नहीं दी जा सकती कि वो अपनी स्वतंत्रता, अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस प्रकार से प्रयोग करे कि लोक शांति, लोक सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाए, सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए, धार्मिक जो सौहार्द है वो बिगड़ जाए, है ना, कम्युनल जो फीलिंग है वो डेवलप हो जाए, है ना, जो सामाजिक समरसता है वो खतरे में पड़ जाए। ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती, है ना। ठीक। उसी में एक बात बहुत अच्छी कही गई कि एक मामला हुआ था राज बहादुर गोंड वर्सेस हैदराबाद, स्टेट ऑफ हैदराबाद का। उसमें कहा गया कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को खराब करना नहीं है। भाई, सरकार की आलोचना, सरकार की नीतियों की आलोचना, सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना हो रही है तो उससे कोई बदअमनी फैलेगी, विद्रोह फैलेगा या लोक शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। एक बहुत पुराना मामला देखिए, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ प्रिजन, मतलब जेल सुप्रिंटेंडेंट वर्सेस राम मनोहर लोहिया का केस। इसमें कहा गया कि सिंचाई की जो दर है उसको घटाने के लिए यदि कोई व्यक्ति आंदोलन कर रहा है, कोई लेख प्रकाशित कर रहा है, कोई वक्तव्य दे रहा है, तो उसके बारे में ये कहना कि भाई वो अपनी स्वतंत्रता का, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके लोक शांति को खतरे में डाल रहा है,
ये उचित नहीं होगा। राम मनोहर लोहिया, इस सुप्रीम ऑफ जेल वर्सेस राम मनोहर लोहिया का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी बात को एक और बात बताता हूं मैं आपको। आप जानते होंगे सीआरपीसी में प्रोविजन है 144 का, है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि अमन शांति कायम रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के लिए धारा 144 लागू कर सकता है। और इसका प्रभाव ये होगा कि आप झुंड में खड़े नहीं हो सकेंगे, 5 या 5 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं जा सकेंगे, कोई सभा नहीं कर पाएंगे, है ना। ये सारे प्रतिबंध उसमें लगाए जाते हैं। उसको बाबूलाल पराठे का जो केस था उस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, उसमें चैलेंज किया गया कि साहब तो 144 असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि ये तो सभा सोसाइटी करने, जुलूस निकालने, है ना, कि हमारी जो स्वतंत्रता हमको जो दी गई है आर्टिकल 19 के तहत, उसमें बाधक है ये। हमारे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बड़ा भारी बाधक है ये, इसको खत्म किया जाए। कोर्ट ने कहा नहीं, ये सेक्शन 144 जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, और जो अधिकारी इसको लागू करता है, कोई एक न्यायिक अधिकारी होता है, एक न्यायिक अधिकारी ना हो तो एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होता है, एक उत्तरदायी व्यक्ति होता है, जिम्मेदार आदमी होता है। उसको ऐसा नहीं जब उसके मन में आए तब उसने 144 लागू कर दिया, उसके कारणों को वो अभिलिखित करता है ना, और उसके संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व रखता है, और एक कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में एक कहा जाना कि स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है या संवैधानिक है, गलत है। ठीक। तो लोक व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा, ये तीनों जो हैं दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिचुएशन। सबसे पहले कानून एवं व्यवस्था की स्थिति आती है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का मतलब होता है कि आपने जो कानून लागू करके जो व्यवस्था कायम की है वो कानून को चलन में होना चाहिए, कानून प्रभावी होना चाहिए। जब वो कानून जब वो कानून डगमगाने लगता है, निष्फल होने लगता है, उसका प्रवर्तन जब खतरे में पड़ जाता है, तो कहते हैं कानून एवं व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ा रही है। मतलब हम जो कानून लागू करके व्यवस्था बनाए हैं उसमें गड़बड़ी हो रही है। तब फिर वो प्रभावित करता है लोक शांति को, लोक सुरक्षा को, है ना। जब लोक शांति और लोक सुरक्षा खतरे में पड़ने लगती है तो हम कहते हैं इट इज ए वायलेशन, इट इज ए डिस्टर्बेंस इन पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। और जब वो गंभीर स्वरूप धारण करे, सीरियस लेवल पर आ जाए, तो फिर वो राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालती है ना। अब तो देखा होगा कि जब कभी इस प्रकार की स्थिति आती है तो किसी क्षेत्र विशेष में कर्फ्यू लगाया जाता है। कर्फ्यू इज ए पार्ट ऑफ द मिलिट्री लॉ, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सिविल लॉ। इसलिए कर्फ्यू के दौरान आपके सारे जो अधिकार हैं, मूल अधिकार सब सस्पेंड हो जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है। तो ये हमारा है कि लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपके जो अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार हैं, उसको सीमित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। आगे चले साहब आप, डिसेंसी एंड मॉरलिटी, ये भी एक आधार है ना। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का, उस पर प्रतिबंध लगाने का एक आधार ये भी है, डिसेंसी एंड मॉरलिटी। इसको बोलते हैं शिष्टाचार एवं शालीनता। एक सभ्य समाज के लिए शालीन होना, वहाँ के नागरिकों का शालीन होना, सभ्य और शिष्टाचार को धारण करना परम आवश्यक है। विदाउट ए डिसेंसी एंड मोरलिटी यू कैन नॉट इमेजिन अबाउट ए सिविलाइज्ड कंट्री, ए कल्चर्ड सोसाइटी। आज आप सभ्य क्यों कहलाते हैं? इसलिए ना, इसलिए नहीं कि आपके पास धन है या आपका रहन सहन बहुत राजसी है, नहीं, ये कारण नहीं है। कारण ये है कि आप शालीन हैं, आप शिष्ट आचरण करते हैं, और दूसरों से भी वैसी ही अपेक्षा करते हैं। और जब हम
एक दूसरे के प्रति शिष्ट होने लगते हैं, शालीन होने लगते हैं, तो हम अपने आप सभ्य होने लगते हैं। सभ्यता की तरफ हम अपने आप बढ़ने लगते हैं। कोई भी समाज सभ्य होने के लिए शालीनता का ही रास्ता अख्तियार करता है। इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें नैतिकता पर जोर देते हैं। हमारी तमाम धार्मिक मान्यताएं नैतिकता पर ही जोर देती हैं। क्यों? क्योंकि बिना शालीन हुए या बिना शालीन हुए, बिना शिष्ट हुए आप नैतिक नहीं हो सकते। तो नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, शालीनता एक सभ्य समाज के आवश्यक तत्व हैं। और जब तक समाज सभ्य नहीं होगा तब तक राष्ट्र सभ्य नहीं होगा, और जब तक राष्ट्र सभ्य नहीं होगा उसका कहीं पर कोई स्थान नहीं होगा। इसलिए सभ्यता परम आवश्यक है, इसलिए शालीनता भी परम आवश्यक है, शिष्टाचार परम आवश्यक है। अब यदि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका आपने ऐसा उपयोग करना शुरू किया कि समाज की शालीनता खतरे में पड़ गई, शिष्टाचार खतरे में पड़ गया, फिर तो आप पर रोक लगानी पड़ेगी। तब तो आप पर रोक लगानी पड़ेगी। भाई, आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, है ना? तो आप सार्वजनिक स्थान पर या यूं मान लीजिए अपने घर के अंदर भी आप खुलेआम अश्लील गालियां बकने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको रोका जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, है ना? आप वहां पर ये दलील नहीं दे सकते कि नहीं साहब, हमको तो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, हम अपने आक्रोश को ऐसे ही अभिव्यक्त कर रहे हैं। नहीं, अश्लीलता या असभ्यता या शालीनता के बाहर जाकर के आपको कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, न तो लेख के माध्यम से, न वक्तव्य के माध्यम से। वहां पर आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। एक मामला बहुत आप परिचित भी होंगे इस मामले से, रणजीत डी उडैसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है, जिसमें एक प्रकाशक था वो, उसके ऊपर मामला चलाया गया। एक उपन्यास लेडी चैटरलीज लवर्स, एक उपन्यास था लेडी चैटरलीज लवर्स, उसका नाम था, लॉरेंस के द्वारा लिखा हुआ। उस उपन्यास का प्रकाशन इसने किया था रणजीत डी उडैसी ने, तो उसके ऊपर मामला चलाया गया। धारा 292 इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत कि एक किताब है पूरी तरह से अश्लील किताब है, और कहा गया कि हिकलिन टेस्ट, एक जमाने में एक हिकलिन का केस हुआ था ब्रिटेन में, उसमें अश्लीलता को परखने के लिए कि कोई सामग्री अश्लील है कि नहीं है, कुछ पैरामीटर्स फिक्स किए गए थे। कहा गया हिकलिन टेस्ट के आधार पर ये जो किताब है वो अश्लील है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि नहीं, अश्लीलता को मापने का हमारे पास कोई प्रिस्क्राइब्ड पैमाना नहीं है, और हिकलिन जो टेस्ट की जो कसौटी है उसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अश्लीलता जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसको पढ़ने वाला, उसको सुनने वाला किस प्रकार से मानसिक स्थिति को प्राप्त करता है, उससे उसकी यौन उत्तेजनाएं प्रभावित होती है कि नहीं होती। इसलिए इसका उपयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए कि कौन चीजें अश्लील है कौन नहीं है, इसका निर्धारण करते समय। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने आनंद पटवर्धन वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन के मामले में भी कहा था कि कौन सा विज्ञापन या कौन सा प्रस्तुतिकरण या कौन सा लेख अश्लील है कि नहीं है, इसका निर्धारण बड़ी सावधानी से करना चाहिए। और वहां पर वो जो कसौटी है उसके सामुदायिक प्रभाव के आधार पर होनी चाहिए। ठीक, तो ये आपने देखा। इसमें एरिक सरकार का भी एक मामला था। सभी में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अश्लीलता का जो मापदंड है वो
उसका निर्धारण बड़ी सावधानी से होना चाहिए। ठीक, तो आपने ये देखा कि हमारा एक आधार ये भी है। आगे चलें और आगे आधार पर जो छठवां आधार है वो है डिफेमेशन, मानहानि। मानहानि को आप जानते हैं कि इंडियन पेनल कोड की धारा 499 के अंतर्गत अपराध भी घोषित किया गया है ना। और एक सिविल रॉन्ग तो है ही हो, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी उसके बारे में जनरल प्रिंसिपल्स हैं, है ना। तो डिफेमेशन इज नॉट ओनली ए सिविल रॉन्ग बट इट इज ए ऑफेंस आल्सो अंडर सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है उसके अंतर्गत आप ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देंगे, ऐसा कोई भाषण नहीं देंगे, ऐसा कोई लेख प्रकाशित नहीं करेंगे, ऐसा कोई कार्टून नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई अभिव्यक्ति का नहीं करेंगे जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचे। आप यदि किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाते हैं तो फिर वो आपके उस अधिकार पर प्रतिबंध लगाना जायज है। सुब्रमण्यम स्वामी का केस है किसमें भाई मानहानिकारक अभिव्यक्ति, मानहानिकारक लेख, मानहानिकारक भाषण, ये किसी भी हालत में संवैधानिक नहीं है, किसी भी हालत में मूल अधिकार का उपयोग सही उपयोग नहीं है और इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक, जब मानहानि की चर्चा हुई तो आगे इसमें एक बात और भी कहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, ये भी नहीं होनी चाहिए आपके स्वतंत्रता के अधिकार, इस पे भी आधार पे आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर न्यायालय का मतलब होता है आपकी जुडिशियल सिस्टम पूरा। जुडिशियल से चूंकि आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, तो कानून के शासन को इम्प्लीमेंट करने का, उसकी व्याख्या करने का जो सारा दायित्व है, भार है, वो आपकी एपेक्स जुडिशरी पर है, हाई कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट पर है, लोअर जुडिशरी पर है। मैंने वो पहले अपने उस सेशन में बताया था कि भारत में जैसे लोकतांत्रिक देश में जो न्यायपालिका है उसकी गरिमा सर्वोच्च है और बाकी जो संस्थान हैं जो कार्यपालिका और न्याय विधायिका के नाम से जाने जाते हैं, जो स्तंभ हैं, उनको भी समय समय पर न्यायपालिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। और आपके लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनकी वास्तव में रक्षा न्यायपालिका के द्वारा ही होती है। लेकिन न्यायपालिका की इतनी महत्वपूर्ण, जब न्यायपालिका की स्थिति को आपने स्वीकार किया है ना, कानून के शासन को स्वीकार किया है, तो आपका ये महान कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि आप ऐसे न्यायिक मूल्यों की रक्षा करें, अपने न्यायपालिका के गरिमा की रक्षा करें। कैसे करेंगे? आप न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करें। आपके भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कहीं भी ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि आपने न्यायालय की अवमानना की है। In the case of Arundhati Rai, it is established by the Supreme Court that the prestige of the judiciary must be protected. न्यायालय की गरिमा हर हाल में सुरक्षित की रखी जानी चाहिए, बनाई जानी चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि न्यायपालिका ही वो संस्थान है जिसकी ओर एक आम नागरिक बड़ी हसरतों से देखता है, यहीं से मुझे न्याय मिलेगा। एक आखिरी फोरम है, सब तरफ से निराश होकर के हम न्यायपालिका की ओर ही देखते हैं, वहीं से हमको न्याय मिलता भी है। तो उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखने का जो हमारा कर्तव्य है, वो छोटा मोटा कर्तव्य नहीं है, बड़ा कर्तव्य है। और इसी को बनाए रखने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी बनाया गया, वो लागू है। ये दोनों दो प्रकार का है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब ये है कि आपकी
आपको किसी भी हालत में न्यायालय के किसी डिक्री का आदेश का उल्लंघन नहीं करना है। जहां पर उसको लागू किया जा रहा है पर उसको पर बाधा नहीं पहुंचानी है, उसका पूरा सम्मान करना है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि आपके शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा, लेख के द्वारा कभी भी न्यायपालिका की निंदा नहीं होनी चाहिए। उसके काम में उसको ऊपर पक्षपात का आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक। तो ये सारी चीजें जो है ये न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आती है। हाँ, यदि निष्पक्ष रूप से आपने न्यायपालिका के किसी निर्णय को से आपकी असहमति है तो उसको शालीनता से आपको व्यक्त करना है ना। उसमें किसी प्रकार का आपको न्यायिक प्रक्रिया में इंटरफेरेंस नहीं करना है, न्यायाधीशों की निंदा नहीं करनी है, पक्षपात का आरोप नहीं लगाना है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाना। ये सारी चीजें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आती है। यदि आप किसी निर्णय से असहमत हैं तो शालीनता से अपनी असहमति को व्यक्त करें ताकि आपके भीतर का आक्रोश भी बाहर आए और न्यायालय की गरिमा भी बनी रहे। तो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो मानहानि है, इसको भी आधार बनाया गया है कि आपके किसी भाषण से, किसी अभिव्यक्ति से, किसी लेख से न्यायालय की गरिमा जो है उस पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। न्यायालय की गरिमा जो है वो दूषित नहीं होनी चाहिए। न्यायालय की गरिमा को कहीं से भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, वरना आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। वरदराजन का एक मामला है वरदकांत, उसमें भी कहा गया कि हर हालत में न्यायालय की गरिमा जो है उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अरुंधति राय का मामला मैंने आपको बताया है। ठीक। एंड लास्ट है इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। यदि आप अपने अभिव्यक्ति से, भाषण से, लेख से किसी अपराध को करने के लिए उकसाते हैं, किसी अपराध को करने के लिए उकसाते हैं, तो वो तो इंडियन पेनल कोड में ऑफेंस है आर्बिटर के रूप में, धारा 107 के अंतर्गत, 108, 107, 109 के अंतर्गत। लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर उससे कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा आपको। और यदि आपके किसी लेख, किसी भाषण, किसी अभिव्यक्ति की तरीके से लगता है कि इससे कि कोई किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए आप उकसा रहे हैं, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण 8 आधार हैं जो आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दी गई है, उस पर प्रतिबंध इन आधारों पर लगाया जा सकता है। अब अगले हमारी जो मुलाकात होगी उसमें जो बाकी आपको जो स्वतंत्रता दी गई है, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, सोसाइटी संघ बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत भर में घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, किसी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता, इनमें किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। और कुछ विशेष बातें हैं उन पर भी चर्चा करेंगे अगले अपनी मुलाकात में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।